केसेस ऑफ ऑसिलेशंस हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक स्प्रिंग मास ऑसिलेटर डिस्कस हुआ। एक स्टैंडर्ड सा केस वहाँ और है जिसमें स्प्रिंग के दोनों एंड्स पर इस तरह से M1 और M2 ब्लॉक, स्प्रिंग हैज कांस्टेंट K। सपोज एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर ये सिस्टम प्लेस्ड है और स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं, नेचुरल लेंथ लाइंग एट रेस्ट। और हम क्योंकि दोनों एंड फ्री हैं और स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स दोनों एंड्स को ही पुश कर दिए, एक एंड रिजिड कर देते हैं तो वो एंड वही रुक जाता है, तो अकेला ये एंड मूव करता है। लेकिन जब दोनों एंड फ्री रहेंगे तो आप कोई भी कंप्रेशन या इलॉन्गेशन करके रिलीज़ करेंगे तो ये दोनों ब्लॉक्स जो है ऑसिलेट होते हैं। और जैसा हम एज सिस्टम जानते हैं कि इंटरनल फोर्स की हेल्प से सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने जब मान लो कंप्रेशन करा के रिलीज़ किया तो उस समय M1 M2 भी रेस्ट में थे, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम भी रेस्ट में था। तो उस केस में सिस्टम जब रिलीज़ कर देते हैं, जब दोनों ब्लॉक ऑसिलेट हो रहे हैं तो M1 इज़ मूविंग, M2 इज़ मूविंग, बट सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 एंड M2 रिमेन एट रेस्ट। और सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही कहीं होगा। मान लो कि यहाँ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग देयर ऑसिलेशन दिस पॉइंट रिमेन फिक्स एट रेस्ट और ये M1 यहाँ ऑसिलेट होता रहा है, M2 यहाँ ऑसिलेट हो रहा है। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि दोनों एक साथ हमने रेस्ट में छोड़े थे तो अपने अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर सेम टाइम में वापस सेम टाइम में, मींस इन दोनों के ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि सेंटर ऑफ मास से क्या डिस्टेंस है, क्योंकि जो भी आप कंप्रेशन कराते हैं, मान लो 5 सेंटीमीटर कराया तो 5 सेंटीमीटर टोटल मूवमेंट होना है। लेकिन वो सेंटर ऑफ मास कंजर्व रखने के लिए जो हमने सेंटर ऑफ मास से पढ़ रखा है कि वो इन्वर्स रेशियो ऑफ मास M1 डेल्टा R1 इज M2 डेल्टा R2, तो वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम होता है। और उस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को, जैसे इसको यहाँ ले लिया तो स्प्रिंग की जितनी लेंथ यहाँ है और जितनी लेंथ यहाँ है, ये जब रेस्ट में था तो सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हैं हम कि इन्वर्स रेशियो ऑफ मास में ये आना है, तो लेंथ आ जाती है। और उस लेंथ वाइज हम इन दोनों के अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट ढूंढ सकते हैं। तो इसको फिक्स रखते हुए अकेले इसके ऑसिलेशन की बात करें तो इतने पार्ट का कांस्टेंट K2, तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट M2 बाय K2, इस पार्ट का 2 पाई अंडर रूट M1 बाय K1। लेकिन वो K1 या K2 दोनों से दोनों के T सेम आएंगे, लेकिन हमें तो K की टर्म्स में बात करनी है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो इतने पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1, और इतने पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, वो है K2। तो टाइम पीरियड या तो लिखा जाता है 2 पाई M1 बाय K1 या लिखा जाता है 2 पाई M2 बाय K2। लेकिन हमें आंसर K की टर्म्स में ही चाहिए। ये K1 K2 तो हमने एज्यूम कर लिया। तो क्योंकि ये लेंथ अगर L1 है और ये लेंथ अगर L2 है तो M1 L1 इज M2 L2, यानी टोटल लेंथ जो L थी
वो L1 प्लस L2 था और L1 L2 में डिवीजन हुआ इन द इनवर्स रेशियो ऑफ मास. सो व्हाट इज L1? L1 इज M2 अपॉन M1 प्लस M2L, जिससे ये K जो AY बाय L था और K1 जो AY बाय L1 है, तो यहाँ से K1 बाय K अगर करें तो ये सॉल्व होता है L बाय L1. और L बाय L1 क्या है? L बाय L1 है M1 प्लस M2 अपॉन M2. तो यहाँ से K1 अगर मैं लिखूं, K1 है M1 प्लस M2 बाय M2 इंटू K. तो टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ K मैं किसी एक से सॉल्व कर सकता हूं. जैसे मैंने K1 ढूंढा है, ऐसे मैं K2 भी ढूंढ सकता हूं. तो ये बनेगा 2 पाई M1 अपॉन K1. नाउ K1 इज M1 प्लस M2 K अपॉन M2. तो M2 यहां आ जाएगा. अब हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक में ही फॉर ए सिस्टम ऑफ M1 एंड M2 जो क्वांटिटी M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 है, इट इज नोन एज रिड्यूस्ड मास, M रिड्यूस्ड. तो यहाँ याद रखने के लिए, ये थोड़ा रिजल्ट याद रखना है, ये M1 M2 बाय M1 प्लस M2 क्या हो गया? M रिड्यूस्ड. तो ऐसे केस में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होना है दोनों का सेम होना है और वो M रिड्यूस्ड बाय K होना है. और इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पे जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, दैट पॉइंट रिमेन फिक्स. उस पॉइंट से ये पार्ट अलग इमेजिन हो सकता है, ये पार्ट अलग इमेजिन हो सकता है, लेकिन ये दोनों ऑसिलेट हो रहे होंगे विद सेम टाइम पीरियड. ये एक स्टैंडर्ड सा केस, इसको भी याद रखें. देन ऐसा भी है कि स्प्रिंग, सिंगल स्प्रिंग ना हो करके ऐसा केस बना देते हैं कि जैसे ये एक स्प्रिंग है और फिर ये दूसरा स्प्रिंग है और फिर ये M है, ये K1 ये K2. तो ये एक तरह से स्प्रिंग्स इन सीरीज है. तो इन दोनों का एक इक्विवेलेंट सिंगल स्प्रिंग इमेजिन कर सकते हैं. और ये अलग से समझ के रखें, व्हेन स्प्रिंग्स आर इन सीरीज देन देयर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी उनका जो इक्विवेलेंट सिंगल स्प्रिंग होता है, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट 1 अपॉन K इफेक्टिव, ये इस तरह से सॉल्व होता है. तो ऐसे केस में टाइम पीरियड जो भी इनका इफेक्टिव स्प्रिंग बनता है, उस स्प्रिंग एक सिंगल स्प्रिंग होता तो टाइम पीरियड क्या होता? 2 पाई रूट M अपॉन K. अब K की जगह वो क्या है? K इफेक्टिव. 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K इफेक्टिव. व्हाट इज K इफेक्टिव? दैट K इफेक्टिव इज सॉल्व लाइक दिस. जैसे 2 स्प्रिंग्स में इनवर्स एडिशन से ही K इफेक्टिव सॉल्व होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी K1 K2 बाय K1 प्लस K2. तो 2 स्प्रिंग्स इन सीरीज और ऐसे ही 2 स्प्रिंग्स इन पैरेलल, ये दो केसेस
एज रिजल्ट याद रखें, अगर ये पैरेलल में केस रहता है, वो कैसा केस होगा, इस तरह से ये एक स्प्रिंग है और ये एक स्प्रिंग है, K1 K2, तो भी यही बनेगा। बट K इफेक्टिव क्या होना है, व्हेन स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, तो ये K इफेक्टिव इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर? इसी में नेक्स्ट ये है कि बहुत बार स्प्रिंग उस मास के साथ ना डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है। जैसे देखें एग्जांपल, ये एक रोप, ये एक स्मूथ पुली, और इस रोप में ये स्प्रिंग यहां है, और इस सेंटर से ये एक ब्लॉक सस्पेंडेड है। क्या केस है ये, जैसे हम, ये एक रोप ही है और रोप में बीच में एक स्प्रिंग ले लिया और ये एम कनेक्टेड है। स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स इस रोप में एज टेंशन डील होनी है, क्योंकि जब भी किसी रोप में स्प्रिंग होता है तो टेंशन इन द रोप इज ऑलवेज इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये केस जैसा ही ये केस है, रोप में स्प्रिंग, सेंटर ऑफ पुली से ब्लॉक सस्पेंडेड, ये पुली मासलेस और ये रोप इसके ऊपर स्लिप हो सकती है, पुली स्मूथ भी है। तो ऑसिलेशन कैसा बनेगा, इक्विलिब्रियम है। इस एम को हमने जब नीचे पुल किया और छोड़ दिया तो हमें ऑब्जर्व होता है कि ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन ऑसिलेशन करा रहा है स्प्रिंग, लेकिन स्प्रिंग इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो फॉर द ब्लॉक रिस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन, तो आपको जो एक नॉलेज ऑफ फिजिक्स है वो लगाना पड़ेगा कि जब इक्विलिब्रियम है, जैसे यहां जब इक्विलिब्रियम है तो mg क्या है, इक्वल टू t टेंशन, एंड व्हाट इज t? t is kx naught, and when you displace it by x, then mg remains mg, but यहां पर k टाइम्स x नॉट प्लस x हो जाता है, यानी t में कुछ डेल्टा t हो जाता है, यानी x डिस्प्लेस होने के बाद यहां डेल्टा t आ जाता है, एंड दैट डेल्टा t इज kx। पहले जो t है वो mg से बैलेंस था, इसको x इलोंगेट करने के बाद यहां पे टेंशन t प्लस डेल्टा t हो गई। व्हाट इज डेल्टा t? डेल्टा t इज kx, और t और mg तो बैलेंस था, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज द डेल्टा t, रिस्टोरिंग फोर्स इज kx। तो ऐसे यहां आप समझें कि इक्विलिब्रियम जब था तो mg was T1 and T1 was equal to 2T2। इन इक्विलिब्रियम क्या केस था, mg is T1, T1 is 2T2 and T2 it is kx naught, T2 is 2kx naught। अब आप इसको जब डिस्प्लेस करते हैं तो T1 में जो डेल्टा होगा वो आपके पास इस m के लिए रिस्टोरिंग फोर्स होना है, लेकिन T1 का डेल्टा इसकी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स तो T2 है। तो जब इसको x डिस्प्लेस करते हैं तो टेंशन दोनों चेंज हो जाती है, क्योंकि ये T1 तो हमेशा 2T2 रहना है, यानी इसमें कुछ डेल्टा होगा, इस
इक्वेशन से डेल्टा इन T1 इज 2 टाइम्स डेल्टा इन T2, और इसका डेल्टा इसका रिस्टोरिंग फोर्स है। तो हम देखें कि इसको x डिस्प्लेस करने से इस T1 में क्या डेल्टा होना है। तो इसको जब x डिस्प्लेस किया तो इस सेंटर x नीचे आ गया, ये सेंटर x नीचे आ गया का मतलब x रोप यहां बढ़ गई और x रोप यहां बढ़ गई, यानी इस सेंटर के x नीचे जाने से इस टोटल लेंथ में 2x का इंक्रीज होना है, विच मीन्स वो इंक्रीज स्प्रिंग के इंक्रीज या इलोंगेशन से ही आना है। तो स्प्रिंग की लेंथ में 2x इलोंगेशन होगा, यानी इसके x जाने से यहां 2x स्ट्रेच होता है, यानी when m displaces by x, spring elongates by 2x, spring elongates by 2x, which implies कि जो डेल्टा T2 है, इस टेंशन में जो डेल्टा वो K टाइम्स 2x है, बट रिस्टोरिंग फोर्स डेल्टा T1 है, और ये डेल्टा T2 यहां पुट करें तो डेल्टा T1 आएगा। डेल्टा T1 जो कि 2 टाइम्स डेल्टा T2 है, ये पुट करेंगे तो ये 4kx बनेगा। तो F रिस्टोरिंग इक्वल टू ये है। तो x का कोफिशिएंट स्प्रिंग फैक्टर ऑफ SHM होता है, वो क्या आ रहा है 4k। तो इस ब्लॉक की ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो होगा वो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन जो मास है, सॉरी कांस्टेंट है, वो है 4k अपॉन 4k। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जहां स्प्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड टू मास नहीं है। नेक्स्ट ऐसा केस देखें। ब्लॉक अगेन पुली मासलेस और ये स्मूथ है सब, ये कांस्टेंट के। तो इस m को हम x यहां मूव कराएंगे, ठीक है। तो इस मूवमेंट से क्या सब होना है वो देखना है। तो इक्विलिब्रियम में mg इज T1 is T2 and T2 is kx नॉट। सो इक्विलिब्रियम में बस ये चेंज आया कि 2T1 is T2 and T2 is kx नॉट। सो व्हेन दिस m elongates by x, तो इसमें कितनी इलोंगेशन होनी है वो देखना है। ये m जब x आएगा तो पुली का सेंटर x नीचे नहीं आता है, पुली के सेंटर को सिर्फ x/2 नीचे आने से ही ये x यहां चला जाएगा, क्योंकि x/2 रोप यहां से स्पेयर हो जाएगी और x/2 रोप यहां से स्पेयर हो जाएगी और x/2 प्लस x/2 x बन जाएगा। इस पुली के सेंटर का x/2 नीचे आना यहां x प्रोवाइड कर देगा। सो व्हेन m is displaces by x, this spring elongates by x/2,
स्प्रिंग इलोंगेट्स बाय x/2, जिससे जो डेल्टा T2 है वो k टाइम्स x/2 होना है। डेल्टा T2 इज k टाइम्स x/2, और इस एक्सप्रेशन से 2 टाइम्स डेल्टा T1 इज डेल्टा T2, यानी डेल्टा T1 अभी हाफ डेल्टा T2 है और डेल्टा T1 ही एफ रिस्टोरिंग है, क्योंकि इस M के साथ कनेक्टेड रोप में टेंशन T1 है। तो यहां से डेल्टा T2 यहां पुट करेंगे तो ये k अपॉन 4x है। तो एफ रिस्टोरिंग हो गया। तो टाइम पीरियड x का कोफिशिएंट क्या बना, k/4, तो टाइम पीरियड 2 पाई √m अपॉन k/4। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, यानी स्प्रिंग सिंगल ही है लेकिन अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें स्प्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जिसके चलते फिर जैसा केस रहता है वैसा हमें उसको डील करना है। नेक्स्ट एक ऐसा भी एग्जांपल, जैसे ये एक स्प्रिंग और इस स्प्रिंग, ये ब्लॉक और ये स्प्रिंग, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सरफेस मैंने शो नहीं किया, बट ये किसी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अरेंजमेंट बना हुआ, वो अंडरस्टूड है बात। ये अगर कह दिया कि सिस्टम शोज एन अरेंजमेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो mg इज बैलेंस्ड बाय n, जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। लाइन ऑफ ऑसिलेशन ये है, उसमें mg का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए वो बात कभी कभी शो भी नहीं करते। लेकिन ऐसी सिचुएशन में इस ब्लॉक को यहाँ पुश किया तो इसको रिलीज करते ही ये इस लाइन पर ऑसिलेट होता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो अभी अरेंजमेंट में जब डिस्प्लेस करेंगे m को, तो वो टोटल फोर्स जो उसको वापस लेकर आएगी रिस्टोरिंग, वो एक स्प्रिंग की नहीं है, उसमें दोनों स्प्रिंग का रोल आ रहा है। तो आपको जो केस दिया है अकॉर्डिंगली सोचना होता है। तो मान लो आप इसको x यहाँ डिस्प्लेस करते हैं, तो ये कंप्रेस हो गया और ये इलोंगेट हो गया। इस कंप्रेशन स्टेट में इस स्प्रिंग ने इस डायरेक्शन में ब्लॉक पर k2x फोर्स लगाना है और ये इलोंगेट हो गया है, इस पर इधर लगेगा कितना, k1x। तो एट दिस x वो टोटल फोर्स जो इसको वापस ला रही है वो k1x प्लस k2x है, यानी कि वो k1 प्लस k2x है। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट आ रहा है k1 प्लस k2। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t 2 पाई m अपॉन दिस कांस्टेंट विच इज k1 प्लस k2। ये सब केसेस हमें कुछ याद नहीं कर रहे हैं, सब एज क्वेश्चंस ही हैं। हाँ, एक सिंगल स्प्रिंग जिसका एक एंड फिक्स है और एक ब्लॉक है, उसका टाइम पीरियड आप याद रख लीजिए 2 पाई √m/k, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सा एक केस है, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। उसके अलावा जो भी केसेस हम कर रहे हैं वो जैसा केस रहेगा वैसा उसको हम डील करेंगे। बट आप मेथड समझें, हर केस जो ऑसिलेशन का डिस्कस हो रहा है उसमें एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आपको केस गिवन होता है, आप उसको लाइन ऑफ ऑसिलेशन में मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट पर इमेजिन करें केस को, और ब्लॉक पर वो फोर्सेस ढूंढिए जो फोर्सेस उसको वापस लाएंगी। उन सब फोर्सेस से आपके पास एफ रिस्टोरिंग सॉल्व होगा, और एफ रिस्टोरिंग के एक्सप्रेशन में जो x का कोफिशिएंट आए दैट कांस्टेंट यहां यूज करना है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है। जैसे ये केस में 2 स्प्रिंग्स थे तो बहुत सिंपल है कि ये
प्रेस होना है जितना x, तो इतना ही इसने इलोंगेट होना है। बट इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर समटाइम केस कैसा है कि ये आपके पास इस तरह से केस बना दिया, यहां भी एक स्प्रिंग है और ऐसे ही यहां एक स्प्रिंग है। ये एंगल 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री ऐसा दिया है। Each of the spring has constant K, identical springs. Let us name them as A, B and C. तीनों springs के spring constant same है K, given है, और ये M। ये सब एक horizontal surface है, horizontal surface। एक spring block और ये दो spring ऐसे। Now this block is slightly displaced towards a spring A, क्योंकि ना लाइन ऑफ ऑसिलेशन बताना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में जब एक स्ट्रेट लाइन थी तो वही लाइन थी, अब यहाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो वो बताया जाता है, सो दैट यू कैन डील द केस दैट स्प्रिंग इज मास इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली टुवर्ड्स द स्प्रिंग ए एंड रिलीज्ड एंड इज ऑब्जर्व टू ऑसिलेट अलोंग दिस लाइन। अब यहाँ ये स्प्रिंग तो इस लाइन में है बट ये दोनों इस लाइन में नहीं है, तो यहाँ इन दोनों से क्या फोर्स इस लाइन में नेट आएगा। तो थोड़ा सा समझ लेना इस बात को कि जिस समय जैसे ये एक स्प्रिंग था और इसके साथ इसी लाइन में दूसरा स्प्रिंग था, तो जब ये एक्स प्रेस होता था तो ये एक्स इलोंगेट होता था। तो जिस समय ये थीटा पर हो जाता है दूसरा स्प्रिंग, तो जैसे ये थीटा 90 हो तो इसके कंप्रेशन से इसमें थोड़ी इलोंगेशन होगा, यानी व्हेन थीटा इज 90 तो इसका कंप्रेशन x है बट इसका इलोंगेशन 0 है, और जब थीटा 0 है तो इसका कंप्रेशन x तो इसका इलोंगेशन भी x। तो यहां से आप समझें कि व्हेन इट इज सम थीटा तो ये x चलता है तो इसका इलोंगेशन x cos थीटा होता है। आप समझें इस बात को, व्हेन थीटा इज 0 cos 0 1 होता है, तो ये x है तो ये भी x है, एंड व्हेन थीटा इज 90 इस डायरेक्शन में तो इसके कंप्रेशन से यहां कोई इलोंगेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जब ये थीटा कोई वैल्यू है उस समय इस लाइन में ये x तो ये x cos थीटा। तो इस तरह से आप यहां सॉल्व करेंगे। ये जब इसको x डिस्प्लेस किया x इस डायरेक्शन में, तो इस स्प्रिंग की फोर्स यहाँ एक्ट हुई इस लाइन में, कितनी हुई kx हुई, और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ बना देते हैं, ये 60 डिग्री है, तो ये x कंप्रेशन, तो यहाँ एलोंगेशन कितना x cos 60, व्हाट इज दैट x by 2, x by 2, तो ये भी x by 2, तो यहाँ फोर्स इसी डायरेक्शन में जाएगी, यानी ये हमने x यहाँ मूव किया, ठीक है, तो kx रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ एक्ट हुई। इसको x करने से इसका मूवमेंट, इसमें इलोंगेशन x cos 60 है, x cos 60 का मतलब होता है x by 2, तो रिस्टोरिंग फोर्स k टाइम्स x by 2 इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे ही यहाँ x cos 60 यानी कि x by 2, तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ होगी और ये kx by 2 हो, और kx by 2 ये दोनों एंगल 60 डिग्री हैं। ब्लॉक पर एक्टिंग है दोनों फोर्सेस, तो बड़ा क्लियर कि kx by 2 का ये कंपोनेंट kx by 2 sin 60
और इसका kx/2 sin 60, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो ब्लॉक पर इसको x डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स क्या बनी, एक इस डायरेक्शन में kx बनी और दूसरे ये दो कंपोनेंट्स आएंगे, क्या होंगे वो, kx/2 cos 60, kx/2 cos 60। तो F रिस्टोरिंग जो उस ब्लॉक के लिए बनेगी वो बनेगी kx, ये फोर्स, प्लस kx/2 cos 60, ये कॉस कंपोनेंट है फोर्स का, और ऐसे ही इस फोर्स का kx/2 cos 60। तो ये kx प्लस kx/4 आ जाएगा, मतलब बाय 4, तो ऐड होके kx/2, यानी कि 3k/2x। F रिस्टोरिंग का ये एक्सप्रेशन जिसमें स्प्रिंग फैक्टर इज 3k/2, तो टाइम पीरियड t आता है 2 पाई √m अपॉन दिस कांस्टेंट विच इज 3k/2। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अलोंग दिस लाइन 2 पाई √2m/3k। ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और identical springs, each of the spring has same constant k। तो आप इस लाइन में हमें जो केस गिवन है, दैट ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द स्प्रिंग A and released and is observed to oscillate in this line, find the time period of oscillation। तो अब ये यहाँ इस लाइन पर ऑसिलेशन होना है, तो इसको यहाँ x डिस्प्लेस किया, x, तो उससे फोर्स यहाँ आ जाएगी कितनी, kx, और ये x डिस्प्लेस होगा तो ये एंगल इस लाइन के साथ 45 है। तो इस स्प्रिंग का जो इलोंगेशन है वो x cos 45 होगा, यानी कि x/√2 होगा, जिससे रिस्टोरिंग फोर्स kx/√2 होगा। ऐसे ही ये 45 है, तो ये x जाने से इसमें इलोंगेशन कितना होना है, इसमें इलोंगेशन x cos 45 यानी कि x/√2 होगा, जिससे यहाँ फोर्स जो इस स्प्रिंग में होगी, ठीक है, मतलब नेट एफ रिस्टोरिंग नहीं है ये, ऐसे यहाँ क्या होगी kx/√2। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो kx/√2 का ये कंपोनेंट sin 45, ऐसे ही इसका sin 45, दे विल कैंसिल ईच अदर, और दोनों के ये कंपोनेंट्स यहाँ ऐड हो जाएंगे। तो इस लाइन में ऑसिलेशन के लिए जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स होगी ऑन दी m, वो एक ये फोर्स है kx और इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स, कॉस कंपोनेंट्स, kx/√2 cos 45 प्लस kx/√2 cos 45। cos 45 is 1/√2, so it is kx/2, kx/2, तो kx प्लस kx/2 प्लस kx/2, तो ये भी बना kx और kx क्या बना, ये बना 2kx
2kx। तो एक्सप्रेशन ऑफ एफ रिस्टोरिंग में ये कोफिशिएंट 2k आ रहा है, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट m अपॉन 2k। क्लियर? स्प्रिंग्स के ये केसेस समझ लेने के बाद नेक्स्ट हम, जैसे हमने फ्लोटेशन पढ़ा हुआ है, तो फ्लोटेशन के केस में भी जब कोई ऑब्जेक्ट, एक्चुअली हर टॉपिक में से ऐसे केस आपको बना करके दिए जाएंगे जहां किसी ऑब्जेक्ट का अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसकी, जिससे उस स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे और ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम किसी भी टॉपिक से केस लेके बनाया जा सकता है। तो जो फ्लोटेशन हमने पढ़ा हुआ है, उस फ्लोटेशन टॉपिक में अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्टली इमर्स्ड रहता है, यानी कुछ पार्ट लिक्विड में और कुछ पार्ट बाहर रहता है, तो वो सिचुएशन ऐसी होती है कि ट्रांसलेशन उसका इक्विलिब्रियम है, आपने उसको स्लाइटली और प्रेस किया तो वेट तो वही रहता है जो उसका था, लेकिन एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आ जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस हो जाता है। तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स उसको आप छोड़ देंगे तो वापस पुश कर देगी। तो ये केस क्या है कि जैसे आपने उसको उसकी इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करके छोड़ा तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रही है जो वापस पुश कर रही है। सो इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो व्हेन इट इज स्लाइटली पुश्ड एंड रिलीज्ड इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं कि ये एक लिक्विड केस गिवन है, ए क्यूब ऑफ साइड ए एंड मटेरियल डेंसिटी D is floating with part of its volume immersed in liquid of density rho। ये पार्ट तभी इमर्स फ्लोट कर सकता है जब रो ग्रेटर देन डी हो, तो वो केस हमें गिवन है। क्यूब, नाउ इट इज स्लाइटली पुश्ड डाउनवर्ड्स एंड रिलीज्ड, इट ऑसिलेट्स। तो यहां पर इसको जो x आप डिस्प्लेस करेंगे तो ये केस बनेगा कि पहले जितना इमर्स्ड है उससे x बढ़ गया, और जो एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस है वो ये है। उस एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस्ड से जो बॉन्ड फोर्स आने वाली है, एक्स्ट्रा बॉन्ड फोर्स, वो बिहेव करेगी एज एफ रिस्टोरिंग। तो एक्स्ट्रा व्हेन क्यूब इज पुश्ड downwards by x, then extra liquid displaced base area side A by A, so A square x, extra liquid displaced A square x, तो which implies extra bond force इस एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वेट, इट इज A स्क्वायर x रो जी, और ये एक्स्ट्रा बॉन्ड फोर्स ही F रिस्टोरिंग है। F रिस्टोरिंग is coming directly proportional to x, क्योंकि A स्क्वायर रो जी टाइम्स x,
तो ये फोर्स कांस्टेंट, ये एक स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है, और ये टाइम पीरियड बताएगा। सो टाइम पीरियड, पहली बात तो ये प्रूव हुई कि ये SHM है, क्योंकि F रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ऑसिलेटिंग। ऑसिलेट तो पूरा ये क्यूब ही कर रहा है, तो इसका मास क्या है? अगर साइड A है तो वॉल्यूम A क्यूब है और डेंसिटी D, तो ये मास A क्यूब इंटू D है, क्योंकि ना मास एम गिवन नहीं है, उसी की टर्म्स में आंसर देना है। A क्यूब D अपॉन दिस कांस्टेंट विच इज A स्क्वायर रो जी। तो ये 2 पाई अंडर रूट AD अपॉन रो जी है, ठीक है। इसी टॉपिक से नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए। जिसमें एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक ट्यूब, एरिया इज स्मॉल, और इसमें लिक्विड इस ट्यूब में है। और टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम ये L गिवन है, टोटल लेंथ। तो इक्विलिब्रियम है, ये दोनों लेवल सेम है। आप ऑन वन साइड लिक्विड को स्लाइटली प्रेस करके छोड़ दें तो होल लिक्विड कॉलम स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग इन द ट्यूब। तो उस लिक्विड कॉलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, तो व्हेन liquid column is displaced by X on one side, ठीक है। तो ये X यहां जब डाउन डिस्प्लेस होगा तो यहां ये X रेज हो जाएगा। ये स्मॉल हमें गिवन है, तो यहां पर ये जो 2x, हम इस टोटल लेंथ के कंपैरिजन में ये x स्मॉल का केस कर रहे हैं, यानी ये इस पॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया 2x रो जी। ये क्या है? P0। यहाँ क्या हो गया? P0 प्लस 2x रो जी। तो वही एक्स्ट्रा प्रेशर से जो फोर्स है वो इसको रिवर्स लाती है। तो रिवर्स फोर्स हम इतने पार्ट से क्रिएट हो रही है, बट हम नीचे वो पूरा सेम m है ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि x इज वेरी स्मॉल। तो वो जो 2x रो जी, यहां से प्रेशर है P0 और यहां से प्रेशर है, इसके ऊपर तो P0 ही है, बट इस सारे को m मान लें अप्रोक्सीमेटली। तो ये इतने पार्ट से एक्स्ट्रा फोर्स है, ये पार्ट भी उसी का m का ही पार्ट था एक्चुअली, लेकिन हम इसको छोड़ के बाकी भी m ही ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि x इज वेरी स्मॉल। तो 2x रो जी जो ये एक्स्ट्रा बन रहा है प्रेशर, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस ट्यूब,
it becomes force. This is restoring force. और ये रिस्टोरिंग फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो है, 2 रो जी ए इज एफ रिस्टोरिंग। और ये पूरा लिक्विड कॉलम का मास m है जिसको ऑसिलेट कराया जा रहा है। तो m जो है, क्योंकि m तो गिवन नहीं है, लेंथ गिवन है, टोटल लेंथ, तो एरिया a, ट्यूब का एरिया, इंटू लेंथ l इंटू डेंसिटी रो, ये है आपके पास मास। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m है a l रो, और कांस्टेंट है 2 रो जी ए। तो a से a कैंसिल, रो से रो कैंसिल, 2 पाई अंडर रूट l अपॉन 2g। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऐसे ही एक गैस के साथ एग्जाम्पल, जैसे ये एक कोई चैम्बर, समटाइम्स द नेम गिवन इज सम सिलेंडर, इसमें कोई सैंपल ऑफ गैस एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V, और यहाँ इस तरह से ये चैम्बर का ही पार्ट है ये, बट इस पार्ट में यहाँ एक पिस्टन है। पिस्टन इज टोटली फ्री टू मूव, देयर इज नो फ्रिक्शन, और एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। इसमें यहाँ से भी कोई फोर्स होगी, वो जो भी फोर्स है वो अंदर की फोर्स से बैलेंस हो रही है, क्योंकि ये प्रेशर P इंटू एरिया से फोर्स बन रही है ना। तो M इज गिवन मास ऑफ पिस्टन, A इज एरिया ऑफ पिस्टन। तो इस पिस्टन, क्योंकि फ्री है, इसको स्लाइटली प्रेस करते हैं तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। बाहर से जैसे आपने प्रेस करके छोड़ा तो बाहर से प्रेशर तो वही है, बाहर से तो फोर्स वही है, लेकिन अंदर फोर्स बढ़ गई तो ये वापस पुश होगा। तो ये पिस्टन इस सिलेंडर में ऑसिलेट होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और ये भी चेक करें कि SHM है या नहीं है। तो जब आपने इसको x डिस्प्लेस करना है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि आप ये एज्यूम करें कि टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। इट इज़ गिवन टू यू कि टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो यहाँ जब इसको प्रेस करते हैं तो एक तरह से जो गैस का वॉल्यूम था उस वॉल्यूम में कुछ डिक्रीज होता है dV, जिससे प्रेशर बढ़ता है dP, और बढ़े हुए प्रेशर से dP इंटू एरिया बिकम्स F रिस्टोरिंग। सो व्हेन, मान लो यहाँ x मैंने इमेजिन किया, सो इफ पिस्टन moves by x, तो dP जो इनसाइड द चैम्बर हो रहा है, दैट dP इंटू एरिया इज F रिस्टोरिंग। लेकिन वो dP हुआ क्यों? क्योंकि dV हुआ। PV कांस्टेंट रहना था, PV कांस्टेंट था, तो PdV प्लस VdP 0 था। ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, P dV प्लस V dP इक्वल टू 0, यानी dP इट इज़ माइनस P अपॉन V dV। ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि आप dV नेगेटिव करोगे तो dV पॉजिटिव होगा। तो हमने जब इसको डाउन मूव कराया तो वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ, इसलिए प्रेशर में इंक्रीज हुआ। तो F रिस्टोरिंग का एक्सप्रेशन बनाने के लिए यू रिक्वायर दिस dP, और dP की वैल्यू आ रही है P अपॉन V dV। ये PV गिवन था ओरिजिनल वॉल्यूम, तो P अपॉन V dV मल्टीप्लाइड बाय A इज F रिस्टोरिंग। नाउ व्हाट इज डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम?
ये जो वॉल्यूम ऑलरेडी था, एरिया इज ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स ही तो है dv, तो ये a इंटू एक्स आपने यहाँ पुट कर देना है। तो p a स्क्वायर अपॉन v x, इस dv को पुट किया a इंटू एक्स, तो ये p a स्क्वायर हो गया बाय v x। तो ये आपके पास कोफिशिएंट, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m अपॉन दिस कांस्टेंट विच इज p a स्क्वायर बाय v। ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट वो देना पड़ेगा, अदरवाइज हाउ p एंड v आर रिलेटेड, वो हम उसके बिना किसी dv का क्या dp है वो पता नहीं चलना है। तो वो गिवन है कि इट इज आइसोथर्मल, यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट।